हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12 का एक और बेहतरीन चैप्टर जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है उसको लेकर के उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हमारी आशा रहेगी कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे जो पिछले कई वर्षों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और 2024 में जो संभवतः प्रश्न आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप कर रहे हैं तो उसमें जल्दीबाजी से जो होता है कि एक क्वेश्चन का हमको अगर छूट गया तो 1 नंबर चला गया। तो इससे बेहतर है कि आप कुछ ही समय दें लेकिन बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखें समझें। पहला क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध किस वंश से है। क्या पूछा गया है कि अशोक का संबंध जो है किस वंश से है। तो अशोक का संबंध जैसे ऑप्शन दिया है कि नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। और यह जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। क्या प्रश्न है कि अशोक का अभिलेख जो है वह किस भाषा में है। हिंदी में है, संस्कृत में है, उर्दू में है या प्राकृत में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत में है। किसमें है? प्राकृत में है अशोक का अभिलेख। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। क्या पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था। हैवल थे, फ्लिट थे, कनिंघम थे या जेम्स प्रिंसेप थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में है। क्या पूछा गया है कि अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख जो है वह किस शिलालेख में है। प्रथम, सप्तम, दसम या 13वें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वां शिलालेख में है। अगला प्रश्न है आपका कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। क्या पूछा गया है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था। चंद्रगुप्त था, अशोक था या इसमें जैसे और कुणाल थे या बिंदुसार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का क्रम जो है हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और आशा करेंगे कि आप अच्छे तरीके से देखें, समझें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। कह रहा है कि धम किस भाषा में लिखी गई थी। क्या पूछा गया है? धम किस भाषा में लिखी गई थी। देवनागरी, प्राकृत, संस्कृत या खरोष्ठी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न कि शिशुनाग वंश एवं नंद वंश का केंद्र क्या था। अर्थात शिशुनाग वंश और नंद वंश किस जगह पर जो थे अपना शासन किया करते थे। जैसे ऑप्शन में है काशी, कौशल, अंग, मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र और इंडिका से किस वंश का या किस वंश पर प्रकाश पड़ता है, यानी किस वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न भारतीय राजनीति शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कौन है। क्या पूछा गया है कि भारतीय राजनीति शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कौन है। अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है या परिशिष्ट पर्व है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र है। आगे बढ़ते हैं चलिए। और प्रश्नों का जो क्रम है हम लोग का ऐसे ही बढ़ता रहेगा और आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगे। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक जो आपका प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अश्वघोष थे, बाणभट्ट थे, वसु बंधु थे या कौटिल्य थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। कह रहा है कि मौर्य मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते थे। क्या पूछा गया है कि मौर्य मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होते थे। 2 से 4, 3 से 4, 2 से 5 या 3 से 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 से 4। क्या हो जाएगा? 3 से 4। अगला प्रश्न कि मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रधान होता था। क्या पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य यानी प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रधान होता था। सेना का, व्यापार का, राजस्व का या कृषि का। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि का। अगला प्रश्न है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य की सेना में कितने पैदल सैनिक थे। क्या पूछा गया है कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य की सेना में कितने जो सैनिक थे वह पैदल थे। तो 6 लाख। कितने थे? 6 लाख। अगला प्रश्न कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। देखिए 23 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत करने वाला शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे या संप्रति थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। कौन थे? अशोक जो थे वह धम्म की शुरुआत किए। चलिए आगे बढ़ते हैं
और ऐसे ही क्रम बढ़ता रहेगा और आशा करेंगे कि आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता वीडियो को देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कह रहे कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश, गुप्त वंश, यवन वंश या कुषाण वंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? क्या पूछा गया है? मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? यूनान का, अफगानिस्तान का, ईरान का या तुर्की का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान का। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला प्रभावशाली शासक कौन था? श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे या चंद्रगुप्त थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक की विजयों का वर्णन किया गया है? क्या पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, समुद्रगुप्त के या कुमारगुप्त के? तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? क्या पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम लोगों का जो क्रम है वह बढ़ता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने, कालिदास ने, हरिसेन ने या बाण भट्ट ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिसेन ने। अगला प्रश्न कि पटना के किस क्षेत्र में मौर्यकालीन भवन की जानकारी मिलती है? यानी वर्तमान समय में भी मिलती है। तो पटना साहिब में या कुम्हरार में या बांकीपुर में या अनीशाबाद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुम्हरार में। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए किस शासक को उत्तरदायी माना जाता है? अर्थात मौर्य साम्राज्य जो था, जो काफी चरमोत्कर्ष पर था, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। आखिर इसका पतन का कारण कौन सा राजा बना? चंद्रगुप्त बने, बिंदुसार बने, अशोक बने या बृहद्रथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, क्योंकि अशोक जो था बौद्ध धर्म को बाद में चल के अपना लिया, जिसके बाद से जितने भी शासक हुए वे कोई भी शासक जो थे शासक बनने योग्य नहीं हुए, जिसके चलते मौर्य साम्राज्य टूट गया। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है कि माताओं के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में प्रचलित थी? क्या पूछा गया है कि माताओं के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में प्रचलित थी? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या सातवाहन वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश में जो था उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही होगा। पश्चिम का मालिक की उपाधि किसको प्राप्त थी? क्या पूछा गया है कि पश्चिम का मालिक जो था किस राजा को उपाधि के स्वरूप में प्राप्त थी? अशोक को, पुष्यमित्र शुंग को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को या पुलुमाय को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? क्या करा है कि किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश? इसका सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश जो है वह अपने आप को देवपुत्र की संज्ञा देता था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क राजा कब बना था? यानी किस ईस्वी में बना? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी या 98? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने किस धर्म का पालन किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम? इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके शासन में किया गया? भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया? मौर्य वंश ने, सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने या फिर यवन वंश ने? तो जो कहें कि भारत में जो सिक्कों का प्रचलन था वह किसके समय में हुआ? तो कुषाण वंश में हुआ। कौन से वंश में? कुषाण वंश में। चलिए अगला प्रश्न है, सॉरी क्या पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसके शासन में हुआ? तो इसका सही जो आंसर होगा, सिक्कों का प्रचलन जो था वह सातवाहन वंश में हुआ। कौन से वंश में हुआ? सातवाहन वंश में। हमने जो था उसका आपको कुषाण वंश बताया, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन वंश। मिस कर गए हम। अगला प्रश्न है कि भूमि अनुदान किसने प्रारंभ की? अर्थात भूमि अनुदान जो था वह किस राजा के यानी वंश में जो थी वह प्रारंभ की गई थी? सातवाहन वंश, चेर वंश, चोल वंश या चेदी वंश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने संस्कृत का विकास ज्यादा किया था? अर्थात किस शासक ने संस्कृत का विकास किया था? उसमें जैसे ऑप्शन में है कनिष्क, सिकंदर, गौतमीपुत्र या रुद्रदामन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदामन। अगला प्रश्न कि सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई? क्या पूछा जा रहा है?
सामंती व्यवस्था किस काल में आरंभ हुई? मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल या गुप्त काल? क्या पूछा गया है? तो मौर्य काल या फिर सातवाहन काल या कुषाण काल या गुप्त काल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। कौन सा हो जाएगा? गुप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या है? तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला जो था वह एक शिक्षण का केंद्र था, तो शिक्षा के लिए ही प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है? नालंदा महाविहार का जो संस्थापक था वह किसे माना जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त को, प्रथम को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम को नालंदा महाविहार का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न, ताम्रलिप्त किस लिए प्रसिद्ध था? क्या पूछा गया है कि ताम्रलिप्त किस लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए, भवन के लिए, मंदिर के लिए या फिर व्यापारिक केंद्र के लिए? इसका सही जवाब हो जाएगा बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में या 98 ईस्वी में? इसका सही जवाब हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास की है या फिर पतंजलि की है, कल्हड़ की है या फिर विशाखदत्त? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले जैसे कालिदास, पतंजलि, कल्हड़, विशाखदत्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। क्या होगा? कालिदास। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन में दिया गया है, आपका देख सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किस लिपि में है? देवनागरी में, ब्राह्मणी में, शारदा में या फिर गुरुमुखी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ब्राह्मणी। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी लिपि में है। अगला प्रश्न है कि धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, कनिष्क ने या बिंदुसार ने? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीवक वैद्य किस राजवंश के काल में थे? क्या पूछा गया है कि जीवक वैद्य किस राजवंश के काल में थे? मौर्य, गुप्त, हर्यक या फिर कुषाण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्यक काल में थे। कौन से काल में थे? हर्यक वंश के काल में थे। अगला प्रश्न कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या लवणाध्यक्ष? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लवण्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात हम कह सकते हैं कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं की खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदमन। अगला प्रश्न, इंडिका किसकी रचना थी? क्या है? इंडिका किसकी रचना थी? चाणक्य की, मेगास्थनीज की, हर्षवर्धन की या फिर कालिदास की? क्या है? इंडिका किसकी रचना थी? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन या कालिदास? इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के काल में भारत आया था? क्या पूछा गया है कि चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या कनिष्क? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? क्या पूछा गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वें अभिलेख या 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 13वें शिलालेख? इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? इलाहाबाद प्रशस्ति की लेखक जो है कौन है? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन या रवि कीर्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा की लड़ाई कब लड़ी गई? क्या पूछा गया? सॉरी, कालीबंगा बोल रहे हैं, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? क्या है क्वेश्चन? तो कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या 290 ईसा पूर्व में? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त की। अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या 4 है, 5 है, 3 है या 8 है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 है। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्नों का क्रम जारी रहेगा और आप लोग याद करते रहिए। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया में, ब्रिटेन में, श्रीलंका में या जापान में? तो ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया?
गंगा, सोन, पुनपुन, इन तीनों नदियों के संगम अर्थात इन सभी पर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न कि उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। किस अभिलेख का? तो खरोष्ठी अभिलेख का। कौन से अभिलेख? तो खरोष्ठी। अगला प्रश्न कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में महिला संत कौन थी? क्या पूछा गया है कि निम्न में महिला संत कौन थी? तो निम्न में जो महिला संत थी, मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन। अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मौर्य वंश हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने भी आज 60 लगभग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।